हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग जम्मू कश्मीर का जो पीसीएस कंडक्ट हुआ है आपका संडे को 2021 का, उसका पेपर 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, हम इसको 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो डिस्कशन है ये आपको केवल आंसर्स बताने के लिए नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोविजनल आंसर की जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जा चुकी है। इस डिस्कशन का मेन पर्पस ये है कि आप इस वाले पेपर को, अगर आपने एकदम लीस्ट प्रेपरेशन की थी या फिर आपने अपनी द मोस्ट प्रेपरेशन करी थी, इन सब दोनों फैक्टर्स के साथ भी बिल्कुल एफिशिएंटली कैसे सॉल्व कर सकते थे इन द एग्जामिनेशन हॉल। हम हर एक क्वेश्चन को इस फैक्टर के साथ देखते हुए चलेंगे कि शायद हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम कॉमन सेंस अप्लाई करके कैसे कर सकते थे। देखिए, 100 क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस से हो पाते, लेकिन 100 में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक लगा के या फिर ट्रिक्स लगा के भी सॉल्व किए जा सकते थे। प्लस आपका नॉलेज जो चाहिए था वो आपको अप्लाइड बेस्ड चाहिए था एग्जाम में, जैसा कि पेपर आया था। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करने की और समझने की कोशिश करेंगे कि किस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आगे पेपर आता है तो इसे और भी बढ़िया तरीके से इस तरीके के पेपर में हम पेपर को क्रैक कर सकते हैं। ये हमारा मेन मोटिव रहेगा इस डिस्कशन का। ठीक है, आंसर्स तो मैं बताती हुई चलूंगी ही, हमें बस इस तरीके से करना है कि हम खुद एग्जामिनेशन के हॉल में बैठ के ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हम इसी तरीके से पेपर को देखेंगे। ठीक है, और मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के ऊपर आया था। 1817 में ये इस्टेब्लिश की लिखी गई थी बेसिकली। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बताऊं, ये एनसीईआरटी से आया है डायरेक्टली। जो आपकी न्यू एनसीईआरटीज हैं हिस्ट्री की, उससे ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठाया गया है एज इट इज। एनसीईआरटीज बेसिक होती हैं आपकी प्रिपरेशन में। 6 to 12 की हर एक सब्जेक्ट की आपको एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी होती है। ये डायरेक्टली वहीं से उठाया गया है। सपोज कीजिए अगर आपने नहीं ये पढ़ा था तो आपको स्टडी आईक्यू के चैनल पे फ्री वीडियोस अवेलेबल है। इंडियन हिस्ट्री का एक लेक्चर लिया था सर ने, विपिन सर ने, उसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाए थे, उनमें ये क्वेश्चन कवर किया गया है। यहाँ लिंक दिया है, आप चेक कर सकते हैं अगर देखना हो तो। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाले का, वो था जेम्स मिल। देखिए, मैं आपको सोर्स बताऊंगी कि कहां कहां से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं और आए हैं तो क्यों आए हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, बेसिक क्वेश्चन था। इस पे आप कोई भी ट्रिक नहीं लगा सकते थे, ध्यान रखेंगे। क्योंकि ट्रिक हम इसलिए नहीं लगा सकते, ये क्वेश्चन एकदम स्टैटिक है, एकदम टू द पॉइंट है। इसको आपको मेमोराइज ही करना पड़ता, तभी आप इसे कर सकते थे। ठीक है, इसका आंसर था सी, जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेदास के ऊपर था, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन था ये। देखिए, इसमें ये जो पॉइंट आया था ना कि वेदास के 2 ग्रुप्स होते हैं, शुक्ला और कृष्ण। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आर्ट एंड कल्चर की एक एनसीईआरटी आती है 11th क्लास की, अगर आपने वो पढ़ी है तो उसमें आपने वेदास के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन स्पेसिफिकली वहां ये मेंशन नहीं है कि शुक्ला और कृष्णा 2 वेद जो हैं वो होते हैं, टाइप्स होते हैं। ये जो आपको शुक्ला कृष्णा वाला इंफॉर्मेशन मिलेगा ना, अब देखिए सोर्सेज बहुत वेरी कर जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, एनआईओएस का मटेरियल आता है आर्ट एंड कल्चर का, ये आपको वहां पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप अगर आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप एनआईओएस के ये मटेरियल को कर सकते हैं कवर। अगर नहीं लेके जाना चाहते तो अगेन विपिन सर की एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर्स हैं जिसमें कि फ्री पड़े हुए हैं स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे। वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने कवर किए हैं। वहां जब वो कोई क्वेश्चन करवाते हैं तो उसके साथ वो प्लस एड ऑन इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अगर आप उनके लेक्चर फॉलो करते हैं तो आप हिंट के थ्रू इसको कर सकते थे। अगर आपको ये पता रहता कि ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों की कोई टाइप नहीं होती है या आपने इन तीनों को कोई टाइप नहीं पढ़ा है, तो आपको आंसर तक पहुंचने में आसानी होती, क्योंकि ये दोनों ये शुक्ल और कृष्ण हैं, जिनको हम व्हाइट, ब्राइट और ब्लैक, ये 2 नाम से जानते हैं। इन 2 नाम से, कृष्ण जो होता है उसको ब्लैक वेद कहते हैं और शुक्ल जो होता है व्हाइट। ठीक है, या फिर ब्राइट वेद, इन नाम से इनको जाना जाता है। वेद की ही ये दोनों टाइप है, आपका शुक्ल और कृष्ण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। तो देखिए, एप्लीकेशन बेस्ड इस तरीके से हो सकता था ये, अगर आपने बाकी के वेद जो हैं जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली हासिल की है। अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को इतना आसान नहीं मानूंगी। अगर आपने बहुत डीपली प्रेपरेशन नहीं करी है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ एंगल में था। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन आपका जो था वो बेसिकली एक फेमस आश्रम के बारे में था। एक फ्रीडम फाइटर थे जो 1910 में पौंडीचेरी चले गए थे अपने स्पिरिचुअल गोल को अटेन करने के लिए और वहीं रहे जब तक उनकी डेथ नहीं हुई और वहां उन्होंने फेमस आश्रम जो था उसका फाउंडेशन रखा। तो वो कौन सी पर्सनैलिटी थी ये आपसे पूछा गया था। अब देखिए हो सकता है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी। अब मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ, आपने ये नहीं पढ़ा। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, यहाँ देखिए 15 अगस्त 2021 की न्यूज है, ठीक है। ये न्यूज पेपर अगर आप पढ़ते हैं ना तो आप इस क्वेश्चन पे फोकस करके कॉमन सेंस से क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि अरबिंदो घोष जी का 150th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। अब कोई पर्सनैलिटी जब न्यूज में है, अगर उनका 100th 50th या फिर 150th बर्थडे मनाया जा रहा है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऐसा सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है अगर डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा कि इनका कौन सा बर्थडे मनाया गया, इनडायरेक्टली क्वेश्चन इन पे आ सकता है। और अगर ये ऑप्शन में है तो मैं आपको बोल रही हूँ 80% चांस रहता है कि उसी पर्सनैलिटी का जो होगा वो आंसर होगा, मतलब अरविंदो घोष यहाँ पे आंसर होते, क्योंकि 150th बर्थडे इनका मनाया गया था। अगर आपने ये हिस्ट्री का टॉपिक नहीं पढ़ा इनके बारे में कि इन्होंने आश्रम सेटअप किया था, तो आप आराम से कॉमन सेंस लगाते न्यूज़पेपर अगर पढ़ते रहते कि 150th बर्थडे इनका मनाया गया था, तो अगर आपको गैस खेलना होता तो आप गैस खेलते अरविंदो घोष जी के साथ, ठीक है। इनका बेसिकली आश्रम जो था, इन्होंने फाउंडेशन रखा था अपने आश्रम का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि हम सब जानते हैं कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे जो स्वराज मूवमेंट चल रहा था वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 3 फेमस लीडर थे बेसिकली वहां पे, ये भी बहुत फेमस थे उसमें, लेकिन उसके बाद वो जो मूवमेंट था इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बाद में सूरत स्प्लिट हो गया आपस में, जो लीडर्स थे कांग्रेस के उनमें सूरत स्प्लिट की वजह से अरविंदो घोष जो थे वो स्पिरिचुअल गोल्स की तरफ चले गए। लाला लाजपत राय जो थे वो आपके फॉरेन चले गए और फिर थर्ड जो आपके लीडर थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाल गंगाधर तिलक जी, वो जेल चले गए थे, ठीक है। तो ये 3 लीडर फेमस थे। इन्होंने जब मूवमेंट डाई डाउन हुआ तो ये तीनों लीडर अलग अलग चले गए। उस टाइम पे अरविंदो घोष जी 1910 में गए थे आपके आश्रम सेटअप करने के लिए पौंडीचेरी में, और वहां पे उन्होंने अपने स्पिरिचुअल गोल को अटेन किया। इनका 150th बर्थडे था, दैट्स वाई ये क्वेश्चन आया है, वरना शायद ये नहीं आता। और घूम के आया, ठीक है। आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से तैयार की है तो आप आराम से इस क्रोनोलॉजी को फाइंड आउट कर सकते थे। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, आपने लुसेंट ही पढ़ी है केवल, तो आप तब भी ये कर सकते थे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना था कि सबसे पहले कौन से राजा ने अपना राज्य स्थापित किया, उसके आखिर में किसने। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो सबसे पहले आए थे, मुमलुक डायनेस्टी। अब मैं समझ रही हूँ मुझे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पता है, मुझे किसी के बारे में नहीं पता। कुतुबुद्दीन ऐबक की डायनेस्टी सबसे पहले आई थी। हम जानते हैं कुतुब मीनार जब बनाया गया था, इल्तुतमिश उनके बाद आए थे, इन्हीं के रिलेशन में थे ये। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्ताना। फिर उसके बाद बलबन के बारे में अगर नहीं भी पता तो 3 ऑप्शन के थ्रू आप आंसर पे चले गए। अगर आपको 3 ऑप्शन नहीं पता, केवल पहला ही पता है कि चौथे नंबर का जो पर्सन है वही पहले राजा बना था, तो आप ऑप्शंस में देखिए 4th नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है वो केवल ऑप्शन नंबर सी में है, बाकी कहीं पे भी नहीं है 4। तो 4th नंबर वाला राजा पहले आया, सेकंड वाले इल्तुतमिश आए, यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट में फिर रजिया सुल्ताना उसके बाद आई, फिर लास्ट में बलबन आए। तो क्रोनोलॉजी अपने आप सेट होगी। तो आपको एक ही ऑप्शन अगर पता था, आप आसानी से आंसर पे पहुंच सकते थे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी फेमस बुक के ऊपर था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका पूरा नाम था। ये बुक बेसिकली आपकी 1901 में आई थी। अब आप देखिए 1901 में ये बुक आई थी, अभी 2021 चल रहा है और 1901 में आई हुई इस किताब को अगर आप माइनस कर देंगे तो 120 साल हो गए, ठीक है। अगर 120 साल हुए हैं तो इसलिए भी शायद ये पूछा गया है क्वेश्चन। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, जब 100, 10th और उसके बाद आप मानिए 20th या 21st या फिर 51st, ऐसी कोई भी चीज को इतने साल होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप अपना स्टैटिक पोर्शन तैयार करेंगे ना, आप इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि इस वाले चीज को साल घटा के देख लीजिए कि इतने साल हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो चांस ज्यादा है कि वो आएगी, ठीक है। अब देखिए ये बुक बेसिकली पूछा गया कि इनके द्वारा लिखी गई थी। 15 अगस्त 2020 को आर्टिकल आया था एक बहुत बड़ा पॉवर्टी के ऊपर, उसमें ये जो किताब है इसका जिक्र हुआ था, प्लस एक और बुक पॉवर्टी के ऊपर आई थी उसका भी जिक्र हुआ था।
तो ध्यान रखेंगे ये न्यूज में भी थी, 120 साल भी हो गए इस बुक को, ये दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखी गई थी। इसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में लिखा था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया का फंड यहाँ से ले जाके फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रही है और इंडिया इससे क्या हो रहा है, पॉवर्टी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो इन्होंने एक्सपोज कर दिया था ब्रिटिशर्स के उस एजेंडा को जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स ये कह रहे थे कि हम तो इंडिया में धीरे धीरे ग्रोथ और डेवलपमेंट करेंगे, हम पेरेंट कंट्री हैं और ये सब हमारे चाइल्ड कंट्रीज हैं। ये थ्योरी थी ब्रिटिशर्स की। इन्होंने उनकी इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया और अपनी इस बुक में एक्सपोज किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी अगर पूछा जाए किनसे रिलेटेड है, तो वो भी दादा भाई नौरोजी जी से रिलेटेड है। आंसर इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम टफ कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रिपेयर करते हैं तो सेंट्रल अमेरिकन रीजन के जो कंट्रीज हैं आप उनको इतना खास तैयार नहीं करते, क्योंकि इतना फोकस नहीं जाता है। और भी बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे हम एशिया देख लेते हैं तो हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ लेते हैं, साउथ अमेरिका पढ़ लेते हैं, लेकिन सेंट्रल अमेरिका को हम इग्नोर कर देते हैं जब नॉर्थ अमेरिका स्टडी करते हैं। तो ये टफ रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप अगर जब यूएस का इश्यू चल रहा था मैक्सिको के साथ, अगर आपने उस टाइम पे मैप देखा होता मैक्सिको को प्लेस करने के लिए, तो एक बार नजर मारते टाइम आपका ये बड़े कंट्रीज पे ध्यान पक्का जाता। एक तो है ग्वातेमाला, फिर है निकारागुआ, फिर हॉन्डुरस। ठीक है, ये बड़े से शहर हैं, मतलब बड़े से कंट्रीज हैं, इन पे आपका ध्यान पक्का गया होगा अगर आपने मैक्सिको का कभी मैप देखने की कोशिश की होगी। अगर आपको दो कंट्रीज पता होते कि ग्वातेमाला और निकारागुआ कहाँ पे प्लेस्ड हैं, तो आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से कर सकते थे। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए पार्शियल इंफॉर्मेशन नेसेसरी थी। ऐसा नहीं था कि इसको सीधा सीधा हम केवल तुक्का मार के कर लें या फिर सीधा सीधा लॉजिक के थ्रू कर लें, ऐसा नहीं हो सकता था। हाफ आपको इन्फॉर्मेशन इसमें जरूरी थी। आपको सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को अपने कैपिटल्स के साथ कनेक्ट करना था। देखिए, ये जो फर्स्ट है यहाँ पे अगर आपको पता रहता ग्वातेमाला आएगा तो फर्स्ट वाला बी के साथ मैच होगा। अब हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं। एक तो बी यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो मेरे पास बी और डी तो कट गए, मतलब ए और सी में से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद अगर सोचिए, मुझे नहीं पता सैन साल्वाडोर, नहीं पता तेगुसिगल्पा, मुझे मानमागुआ तो पता है क्योंकि निकारागुआ के साथ मिलता जुलता नाम है, ये उसी का कैपिटल है। अगर मैं निकारागुआ के हिंट के थ्रू जाती तो निकारागुआ यानी कि डी जो है आपका, ये यहाँ पे अगर आपको पता रहता निकारागुआ यहाँ है, ग्वातेमाला और निकारागुआ ये दो ही आपको पता होने चाहिए थे इसको करने के लिए। तो आप थर्ड पे मार्क कर दीजिए अपने डी को। थर्ड पे जब आप डी मार्क करेंगे तो इसमें तो ए है थर्ड पे, ये गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर आप आराम से पहुंच जाते ऑप्शन नंबर ए पे। बस यही है, टफ था क्वेश्चन, तो इसमें आपको पार्शियल इन्फॉर्मेशन जो थी वो पता होनी चाहिए थी, अदरवाइज ये आप नहीं करते। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रबड़ प्रोडक्शन के ऊपर है। सबसे पहले तो आपको नॉट करेक्ट जो है वो फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि रबड़ प्रोडक्शन जो थी वो त्रवणकोर और मालाबार में शुरू हुई थी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि आपने ये पक्का एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि केरला में रबड़ प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हुई थी। अब विद इन द केरला आपको स्पेसिफिक रीजन दे दिए गए, आपको ये डेफिनेटली नहीं पता होगा क्योंकि कोई इतना फोकस दे के नहीं पढ़ता है। तो अगर आप ये सोच के कंसिडर कर लेते कि यार केरला में हुई थी तो यही दो जगह होंगी और आप इसको सही मार्क कर देते, तो ये गलत है एक्चुअल में। क्योंकि प्रॉपर प्लेस जब आप पढ़ेंगे ना केरला में, तो पहला रबड़ प्रोडक्शन का जो सिनेरियो था वो आपका मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था। और मल्लापुरम में अगर हम सही जगह की बात करें तो वो जगह थी आपकी नीलांबूर। वहां पे सबसे पहला जो प्रोडक्शन था रबड़ का वो शुरू हुआ। फिर कमर्शियल लेवल पे 1902 में रबड़ का प्रोडक्शन केरला में शुरू हो गया था आपका एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। तो ये त्रवणकोर और मालाबार जो है ये इनकरेक्ट है, तो नॉट करेक्ट में पहला करेक्ट नहीं है। अब सेकंड में ये कहा गया कि 8% जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन है रबड़ का वो इंडिया की तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगी लॉजिक के हिसाब से भी, और थोड़ा आप इसको गेस वर्क में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली अप्लाई नहीं करना है। 60-40% टाइम ये चीजें सही होती हैं। जब आपको कोई फैक्ट दिया होता है ना डायरेक्टली, कोई परसेंटेज, कोई अमाउंट, कोई ईयर, कोई डेट, तो 60% चांस होता है वो गलत होता है फैक्ट। ये ध्यान रखेंगे, अभी आगे के क्वेश्चन करेंगे तो आप ये समझेंगे। हर क्वेश्चन पे इसे अप्लाई मत कीजिएगा, पर जहां पे आप बहुत बुरा अटक जाएं तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि 8% नहीं है, अब ये रिड्यूस हो चुका है, 6% हो गया है।
देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो केरला में रबड़ का प्रोडक्शन जो है उसमें वेरिएशन आनी शुरू हो गई है, क्योंकि रेनफॉल बहुत इमेंस होने लग गया है वहां पे। ठीक है, सी लेवल भी राइज कर रहा है। अब ये प्रोडक्शन 6% है, 8% नहीं है, तो दोनों ही पॉइंट गलत है। नॉट करेक्ट में आपका करेक्ट मतलब आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब रबड़ प्रोडक्शन पे क्वेश्चन क्यों पूछा गया ये आप यहाँ देख सकते हैं। मई 2021 में भी रबड़ प्रोडक्शन पे आर्टिकल आया था। जो रबड़ पॉलिसी है बेसिकली इंडिया की, उस पर लगातार विवाद चल रहा था, इसलिए रबड़ इंडस्ट्री न्यूज में थी। तो इसलिए ये रबड़ का स्टैटिक क्वेश्चन आपका लिंक होके आया है, आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे अरबिंदो जी का क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि उनका 150th बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। तो इसका इनकरेक्ट जो है, नॉट करेक्ट, बोथ 1 और 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोचार के ऊपर था। बायोचार क्या होता है? अब मैं ये समझ रही हूं कि आपको पता ही नहीं है ये क्या होता है। आप वर्ड को तोड़ दीजिए, बायो प्लस चार। चार से क्या बनता है? चार मीन्स चारकोल होता है। अब सारे ऑप्शंस देखिए, चारकोल देखिए कहाँ है, सिर्फ थर्ड वाले में। एक तरीके का चारकोल है जो कि जब आप ऑर्गेनिक मैटर को हीट करते हैं, जैसे कि लकड़ी वकड़ी जलाते हैं, वहां पे प्रोड्यूस होता है। राख टाइप होता है थोड़ा। अब तो चारकोल लोग ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए भी यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप जो है वो कॉमन सेंस से जा सकते थे, बायो प्लस चार, चारकोल होता है ये। ठीक है, और अगर आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी की इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को विरोनिका मैम की वीडियो के थ्रू देखे होंगे स्टडी आईक्यू पे, तो उन्होंने इसमें भी ये डिस्कस किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा फैक्ट कश्मीर के बारे में ट्रू नहीं है, ये आपको बताना था। अब देखिए, ये आपको इन्फॉर्मेशन, इसमें भी पार्शियल इन्फॉर्मेशन जो थी वो पता होनी चाहिए थी, अदरवाइज आप इसे नहीं कर सकते। तो अब जब आपने कश्मीर का एग्जाम तैयार किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेस्ट का टॉपिक आपने बहुत अच्छे से किया होगा, क्योंकि ये क्रूशियल पार्ट है एनवायरनमेंट के टॉपिक का, फॉरेस्ट का, है ना। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो यहाँ पे लिखा गया है एग्जैक्टली, अब ऐसे वाले केस में आपको वो तुक्का नहीं मानना जो मैंने 60-40 वाला बताया है, क्योंकि ये कुछ ऐसा डाटा है जो आपको याद करना होता है। जैसे आपको सेंसस की कुछ चीजें याद करनी होती हैं, आप उसमें गैस नहीं मार सकते, उसे आपको लर्न करना पड़ता है। ऐसे ही रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आपको पता होना चाहिए था। ये 40 नहीं है, 30 है एक्चुअली, अगर आप ओरिजिनल वेबसाइट पे देखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत है यहाँ पे। जैसे ही आप थर्ड ऑप्शन उड़ाएंगे तो आपका ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब बचा ए और बी, आप 50-50 पे चले गए, है ना। ए ऑप्शन कहता है कि वेजिटेशन और क्लाइमेट को आप कैटेगराइज कर सकते हैं सब ट्रॉपिकल में, टेम्परेट में और एल्पाइन जोन में। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड कहता है कि मोर देन 50% जो प्लांट स्पीशीज यूज किए जाते थे ब्रिटिश में, वो जम्मू कश्मीर में ग्रो किए जाते थे। ये पॉइंट भी आपका सही है। ये आप जम्मू कश्मीर की जब स्पेसिफिक हिस्ट्री तैयार किए होंगे उसमें आपने ये पॉइंट कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वहां की जो वुड है, जो भी रिक्वायरमेंट थी ब्रिटिशर्स की, वहां पे बहुत अच्छे से मिलती थी। इसीलिए प्लांटेशंस जो लगाई गई वो आपके पहाड़ी एरिया में जाके लगाई गई आगे चल के, है ना। तो जम्मू कश्मीर से 50% प्लांट स्पीशीज जो थे, 50% से ज्यादा वो वहीं से लिए जाते थे। बोथ 1 और 2 आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ये क्वेश्चन भी हम थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डाटा जो है वो थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाइगा ट्राइब के ऊपर है। ट्राइब्स के उससे आया है ये टॉपिक, इंपॉर्टेंट है। देखो, बाइगा का मतलब होता है सॉर्सरर्स, ये पॉइंट सही है। इसका मतलब है मेडिसिन मैन, मतलब ये कहा जाता है कि हीलिंग की पावर होती है इनके पास। फिर उसके बाद जो ऑप्शन है, आप जो मार्क किए हुए यहाँ पे ऑप्शन, उसमें मत जाइए, ये पेपर है किसी का, हम करेक्ट ऑप्शन अभी देखेंगे। सेकंड है कि ये सेमी नोमैडिक लाइफ जीते हैं और ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो बाइगा है वो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप जो है उस कैटेगरी में आते हैं, और प्रिमिटिव वही होते हैं जो अभी तक एग्रीकल्चर वगैरह नहीं जाने होते, और जंगलों से फूल पत्ती कलेक्ट करना, फ्रूट कलेक्ट करना, इसी पे वो अपना सर्वाइवल करते हैं। सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है। अब 1 और 2 आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं एक साथ? एक यहाँ दिखाई दे रहे हैं और एक यहाँ। तो बी और डी को पहले उड़ा दीजिए, बी और सी को यहाँ, क्योंकि 1 और 2 एक साथ नहीं है। हम 50-50 पे चले गए। अब थर्ड कह रहा है कि उनको इन डेप्थ नॉलेज होती है फॉर क्रॉप के प्रोडक्शन की। देखिए, सेकंड और थर्ड पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी है। सेकंड कह रहा है कि ये सेमी नोमैडिक होते हैं, थर्ड कह रहा है कि इन्हें क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? अगर वो एग्रीकल्चर जानते हैं, अच्छा खासा क्रॉप प्रोडक्शन जानते हैं, तो वो सेमी नोमैडिक कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो थर्ड पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये गलत है। अगर आपको ये पता है कि बाइगा जो है वो प्रिमिटिव ट्राइब है, तो डेफिनेटली उनको क्रॉप प्रोडक्शन की डेप्थ नॉलेज नहीं है।
थर्ड पॉइंट इस सेंस से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। अब थर्ड जैसे ही आप उड़ा देंगे ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। फोर्थ अगर आपको नहीं भी पता तब भी करेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ लिखा है कि टैटू जो है वो इंटेग्रल पार्ट होता है उनके ट्रेडिशन का। बहुत सही बोला है, क्योंकि जो विमेन है बाइगा ट्राइब की वो टैटूज बनवाती हैं, और जिन विमेन से वो टैटूज बनवाती हैं उन औरतों को कहा जाता है गोड नहारी। ठीक है। इसके अलावा ये जो टैटू के लिए सामान लिया जाता है वो लोकली अवेलेबल होता है, जैसे कि लोकल जो ऑयल होता है, साल गम होता है, इन सारी चीजों से मिलके ये टैटू का सामान तैयार होता है, और वहां की बाइगा ट्राइब्स की जो लेडीज हैं वो इस टैटू को बनवाती हैं। तो ध्यान रखेंगे, बाइगा जो है ट्राइब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन आया। अगर आप एलिमिनेशन से जाते, कॉमन सेंस से जाते, तो ये क्वेश्चन हो सकता था। इसको हम इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको नॉट करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है। ये पर्टिकुलरली हम ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर पार्ट से क्वेश्चन बोल सकते हैं आया था। फर्स्ट पॉइंट जो कह रहा है वो ये है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। देखिए ये पॉइंट सही है। अगर आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ सोर्स देख पा रहे हैं, वहां पे बहुत क्लियरली ये चीज मेंशन की गई है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड बोल रही है कि 12% जो क्रॉप्ड एरिया है इंडिया का, उसमें 12% पे ऑयल सीड्स जो है हम प्रोड्यूस करते हैं। ये फैक्चुअल है कंप्लीटली। इसका अब जो डाटा है वो बदल चुका है, इट इज 13%। ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट आपका नॉट करेक्ट है, गलत है। तो देखिए जो कमीशन ने आंसर बोला है उन्होंने तो दोनों स्टेटमेंट को ही सही माना है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जो है वो एकदम सही है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही है इंडिया इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर था। आपको एग्जांपल बताना था रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का। देखिए आप ये आंसर पे ध्यान मत दीजिए जो मार्क है, क्योंकि ये किसी बच्चे का पेपर है। अभी देखेंगे सबसे पहले रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता क्या है। रेडियल का मतलब एकदम गोलाई वाला एलिवेटेड कोई एरिया है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, कोई माउंटेन है, कोई डॉम है, वहां से स्ट्रीम्स निकल रही हैं, डिफरेंट स्ट्रीम जो है वो निकल रही हैं। ठीक है। तो इसको हम रेडियल पैटर्न कंसिडर करते हैं। अब आपको ये बताना था कि कौन सा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल है। तो देखिए कोई एलिवेटेड पोर्शन, शिवालिक की सबसे पहले आप बात कीजिए। शिवालिक हिल से जो भी स्ट्रीम निकलती हैं वो ऐसे हिल एरिया है, ऐसे आपस में जो स्ट्रीम निकलती हैं वो सबसीक्वेंट पैटर्न फॉलो करती हैं। यानी कि वो जो पैटर्न उन्हें मिल जाता है जहां से वो इरोड होके मेन रिवर को ज्वाइन कर सकती हैं, वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलती हैं, जिसको हम डेंड्रेटिक पैटर्न भी कहते हैं। तो शिवालिक आपका ऑप्शन गलत है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से तैयार की है। जो आपकी 10th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, ये क्वेश्चन आपका उसी एनसीईआरटी से आया है। फिर उसके बाद अरावली माउंटेन्स में जो सारी रिवर्स हैं वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न फॉलो नहीं करती। केवल एक माउंट आबू है जहां से कुछ रिवर्स जो है वो इस पैटर्न में निकलती हैं। विंध्या माउंटेन तो जो है वो बेसिकली आपको अगर समझ आए तो ट्रेलिस पैटर्न फॉलो करती हैं वहां की रिवर्स, क्योंकि विंध्यास माउंटेन जो है वो ग्रेनाइटिक रॉक से बनी है, ग्रेनाइट से। ठीक है। फिर आपका ऑप्शन केवल गिर हिल बचता था। गिर हिल आपका इसका जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि गिर हिल्स की, गिरनार हिल्स की जो रिवर्स है जो कि गुजरात में है, वो आपका ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बिल्कुल फॉलो करती हैं, और ये डायरेक्टली जो है वो आपको मेंशन मिल जाएगा आपकी एनसीईआरटी में। वहां पे लिखा हुआ है कौन सी रिवर क्या पैटर्न फॉलो करती है, उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन की गई है कि गिर हिल्स जो है वो आपकी ये पैटर्न फॉलो करती हैं। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि अमरकंटक जो हिल्स है जहां से आपकी सोन रिवर वगैरह निकलती है, नर्मदा निकलती है, सब ये कह रहे थे कि अमरकंटक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न फॉलो करती है और विंध्यास माउंटेन का पार्ट है, तो इसका मतलब विंध्यास आंसर होना चाहिए था। तो ध्यान रखेंगे अमरकंटक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का परफेक्ट एग्जाम्पल है, लेकिन ये अमरकंटक आपकी सतपुड़ा हिल्स का पार्ट है, विंध्यास का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है। और मैंने आपको बताया अरावली में केवल एक माउंट आबू जो कि एलिवेटेड पोर्शन है, वहां से कुछ रिवर्स ये पैटर्न फॉलो करती हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर एग्जांपल देखें जिससे सारी रिवर्स रेडियल ड्रेनेज पैटर्न से निकलती हो, वो आपका गिरनार हिल्स ही मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो आपका करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है, ये भी फैक्चुअल ही था।
कैनाल इरिगेशन आपसे पूछा गया था कि कौन सी स्टेट में हाईएस्ट परसेंटेज के रूप में यूज होता है। ये एनसीईआरटी के डाटा से आपको इसका थोड़ा हिंट तो मिल सकता था। देखिए सबसे ज्यादा कैनाल इरिगेशन जो है मैक्सिमम अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में यूज होता है। किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट में जब आप देखेंगे तो 39 अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ देख सकते हैं 30.91% जो टोटल इरिगेटेड एरिया है कंट्री का जहां पे कैनाल इरिगेशन होता है 30% डायरेक्टली वो एरिया जो है वो यूपी के अंडर आता है। तो मैक्सिमम जो है वो उत्तर प्रदेश में ही कैनाल इरिगेशन यूज होता है हाई परसेंटेज के तौर पे। और अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा हम इरिगेशन के सोर्स के रूप में किस चीज को यूज करते हैं तो वो आपका ट्यूबवेल इरिगेशन है, ठीक है, जो कि पंजाब और हरियाणा में यूज होता है। तो इसमें आपका कैनाल इरिगेशन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। हालांकि आयोग ने इसका आंसर जम्मू कश्मीर मांगा है, बोला भी है, पर विद सोर्सेज विद एवरीथिंग अगर हम जाएं तो एनसीईआरटी के साथ भी अगर जाएं तो उत्तर प्रदेश ही मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेटलैंड्स के ऊपर है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को अपने कॉमन सेंस से करने की कोशिश करेंगे। सोच लेते हैं कि हमने वेटलैंड बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ठीक है। पहले आपको देखना है आपसे पूछा क्या गया है, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। सबसे पहले कह रहा है कि वेटलैंड जो है वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अगर आपने वेटलैंड अपने एरिया के आसपास देखा होगा तो ऐसा एरिया होता है जहां बहुत इतनी जगह पे आपको पानी मिल जाएगा, आसपास का जो एरिया है वहां गीली गीली मिट्टी मिल जाएगी और फिर कभी कभी वो एरिया पानी में सबमर्ज हो जाता है जब बारिश आती है, तो ये वेटलैंड का परफेक्ट एग्जाम्पल होता है। तो ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं, सीजन के हिसाब से बदलते रहते हैं। जब बारिश कम है तो ये ज्यादा गिल्ली मिट्टी वाला पोर्शन टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, अगर पानी ज्यादा आ गया तो एक्वेटिक हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आपका सही है। अगर फर्स्ट सही है तो आप फर्स्ट वाला देखिए, ए में लाई करता है, बी में है, बस, और आप सी और डी को हटा दीजिए। अब हमारे 50-50 के चांस बन गए, ए और बी में से एक आंसर होगा। सेकंड है कि वेटलैंड जो है वो पहला टारगेट होते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस का। अच्छा आप एक बात बताइए, आप जिसे पानी की तरफ अगर जाने लगेंगे तो जैसे आप पानी की जैसे समुद्र की तरफ भी आप जाते हैं सी की तरफ, तो आपको पहले गीली मिट्टी मिलती है हल्की हल्की, फिर आप धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ते हैं ना। तो ये जो सेंटर का बफर जोन है ना बेसिकली यही वेटलैंड होता है। और ये जो स्टेटमेंट है ना डायरेक्टली यूएन की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई गई स्टेटमेंट है। यूएन के जो बेसिकली चीफ है उन्होंने एक बार ये बोला भी था कि सबसे पहला टारगेट ह्यूमन इंटरफेरेंस का वेटलैंड है। जबकि वेटलैंड हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी स्टेबिलिटी के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, तब भी ह्यूमैनिटी सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस इसी के साथ सबसे पहले करती है। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। अब अगर आप थर्ड नहीं भी देखें तो आपके पास आंसर आ चुका है ओनली 1 and 2, ठीक है। अब थर्ड आप देख लेते हैं अपनी नॉलेज के लिए। यहाँ लिखा गया है कि जो बाउंड्रीज होती हैं वो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से डिफाइन की जाती हैं। ध्यान रखेंगे वेटलैंड की कोई भी बाउंड्री नहीं होती। अब क्यों नहीं होगी आप में से समझिए इस चीज को। देखिए ये एक मैंने आपको अभी बताया कि सीजनल है, पानी आ गया तो पानी यहाँ आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल एरिया भी आपका एक्वेटिक बन जाएगा। जब सीजनल नहीं है तो पानी जो है कम हो जाएगा, ये जो एक्वेटिक एरिया था ये टेरेस्ट्रियल बन जाएगा। तो ये कन्वर्ट होता रहता है। कितनी बारिश होगी आप कभी डिफाइन नहीं कर सकते, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर, ठीक है। अब वो बारिश जितनी होगी, जितनी सीजनल स्ट्रीम्स आएंगी उस हिसाब से वेटलैंड अपना एरिया बढ़ाता जाएगा। हो सकता है कभी पानी जो है वो यहाँ तक चला जाए, अगले टाइम पानी यहाँ तक चला जाए। तो इसको आप परफेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते एक्यूरेटली कि हाँ यही इतने मीटर में ये वेटलैंड फैला हुआ है। तो इसकी वेटलैंड्स की जो बाउंड्रीज हैं वो वेरिएबल होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका गलत भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप हटा दीजिए, 1 and 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उस पे था एक्लिप्स पे और स्प्रिंग और नीप टाइड पे था। देखते हैं आपको करेक्ट ऑप्शन पूछा है, सबसे पहले हम चेक करेंगे, यही पूछा है, ठीक है। इसमें ये कहा गया है पहली स्टेटमेंट में कि जब अर्थ मून और सन एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है मून पे वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाई टाइड जो है वो ज्यादा होती हैं और लो टाइड जो है वो कम हो जाती हैं। और जो हाई टाइड ज्यादा होती हैं उन्हें हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। ये पॉइंट एकदम सही है। यहाँ पे मैंने एक लिंक दे रखा है ओशन सर्विस वाला, ये इंटरनेशनल बॉडी का लिंक है, इसमें यही डेफिनेशन करेक्ट आपको मिल जाएगी स्प्रिंग टाइड की और नीप टाइड की, ठीक है। सोर्स वेरिएबल होते हैं। अब ऐसा नहीं है प्रेपरेशन के टाइम आप इस वेबसाइट को जाके तैयार करने लगेंगे, नहीं। अगर आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करी है, देखिए स्टिक टू द एनसीईआरटीज, उससे बाहर नहीं आएगा, पर एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा इन डेप्थ जाके।
उसमें यही डेफिनेशन है कि स्प्रिंग टाइड क्या होता है, जैसे कि आपका ये मून है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, एक ही लाइन में है, तो ग्रेविटेशनल पुल दोनों का कंबाइन होके लगेगा, यहाँ पे टाइड बड़ी वाली बनेगी, फिर ऊपर ये जो टाइड है ये छोटी सी रह जाएंगी, यानी कि आपकी लो और लो टाइड्स हो जाएंगी। ये बड़ी वाली टाइड को हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी। अब फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपको सही है, आप बाकी ऑप्शन मत देखिए। क्यों नहीं देखिए? क्योंकि फर्स्ट केवल ऑप्शन नंबर 1 में है। टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, उसको अगर हम देखें कि फर्स्ट सही है तो आप ए को मार्क करके अगले क्वेश्चन पे चले जाइए, ठीक है, क्योंकि बाकी किसी में भी आपको 1 नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी तीनों में 1 नहीं है। फिर भी हम आगे की स्टेटमेंट अब नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। सेकंड में ये कह रहे हैं कि जब दोनों क्वाड्रेचर पे होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे चले जाते हैं सन और मून, सन यहाँ हो गया, मून यहाँ हो गया, अर्थ यहाँ है, तो मून अपना यहाँ से पुल लगाएगा, ये अपना यहाँ से खींचेगा, ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, तो जो टाइड है वो नीप टाइड ज्यादा बनेगी, यानी कि छोटी वाली टाइड ज्यादा बनेगी। तो नीप टाइड के केस में आपकी जो हाई टाइड्स हैं वो कम बन जाती हैं, लोअर होती हैं, लेकिन जो लो टाइड हैं वो आपकी ज्यादा हो जाती हैं। सेकंड पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि सोलर एक्लिप्स होता है जब आपका सन जो है वो अर्थ और मून के बीच में आ जाता है। गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि देखिए मून जब आपका अर्थ और सन के बीच में आएगा तब आपका सोलर एक्लिप्स होता है, तो थर्ड आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट आपकी सही है, लेकिन क्योंकि आंसर में हमारे पास एप्रोप्रिएट ऑप्शन 1 और 2 पहले से ही बन चुके हैं, तो हम इसी के साथ चले जाते हैं, क्योंकि कमीशन ने भी आंसर यही लगाया है। फोर्थ भी गलत नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन में 1, 2 और 4 होता तो वो ऑप्शन सही होता और ज्यादा एप्रोप्रिएट होता। यहाँ लिखा गया है कि लूनर एक्लिप्स बनता है जब अर्थ आपकी सन और मून के बीच में आती है। ये भी पॉइंट सही था। तो देखिए, कोई ए के साथ गया होगा, कोई डी के साथ गया होगा, दोनों ही आंसर सही हैं, लेकिन कमीशन ने आंसर 1 और 2 लिया है। सोर्स आप देख सकते हैं, 1 और 2 ऑप्शन का सोर्स ये रहा, और 4 ओनली जो है उसका लूनर एक्लिप्स का आपको सोर्स जो है वो एनसीईआरटी में मिल जाएगा, डेफिनेशन लिखी हुई है वहां पे। तो अभी हम करेक्ट आंसर ए की तरफ जा रहे हैं, लेकिन डी भी इसका आंसर सही है, पर आयोग ने ए माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से था। यूएई ने अपना एक प्रोब मिशन मार्स पे भेजा है, और ये न्यूज में बहुत फ्रीक्वेंटली रहा, इसीलिए आपसे ये पूछा गया है, आपको उसका नाम बताना था। देखिए, ये आगे जो डेफिनेशन लिखी है अरेबिक में इसे क्या बोलते हैं, अगर आपको ये नहीं भी पता रहता तो चल जाता, क्योंकि इसका सिंपल नाम आपको रखना था याद, वो था होप। यूएई का मार्स पे जो मिशन है उसका नाम होप है। इसके अलावा आप कुछ इन्फॉर्मेशन अगर ध्यान रखना चाहें तो ये रख सकते हैं कि यूएई का ये चौथा स्पेस मिशन है, लेकिन फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन है। इंटरप्लैनेटरी मिशन का मतलब ये हुआ कि किसी प्लेनेट पे भेजे जाने वाला यूएई के द्वारा ये पहला मिशन है। और इसी मिशन के साथ अगर हम बात करें तो यूएई 5वां कंट्री बन चुका है पूरे वर्ल्ड में जिसने ये 5वें नंबर पे मिशन भेजा है। सबसे पहले मार्स पे यूएस ने भेजा था, फिर रशिया ने भेजा था, फिर चाइना ने, फिर यूरोपियन यूनियन ने, और लास्ट में इंडिया ने भेजा। तो ये कंट्रीज ऑलरेडी भेज चुके हैं, और यूएई जो है वो ऑलरेडी इस लीड में शामिल हो चुका है जिसने कि ये मिशन जो है ये भेज दिया है अपना। तो ध्यान रखेंगे, होप मिशन अगले किसी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डोलोमाइट के ऊपर था। डोलोमाइट के डिपॉजिट पूछे गए थे, कहाँ पे मिलते हैं। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो ए और डी दोनों आएगा। ये थोड़ा सा कंफ्लिक्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि डी मोस्ट एप्रोप्रिएट बन जाता है ऑप्शन। वैसे ए भी बिल्कुल सही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी मिलता है। बाकी उड़ीसा, बंगाल, बिहार आपके कॉमन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ इज द लार्जेस्ट रिजर्व जहां पे आपको डोलोमाइट मिलता है। अगर आपने स्टडी आईक्यू के चैनल पे गौरव गर्ग सर की वीडियो देखी होगी तो उन्होंने लीडिंग मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट बताए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ बताया है फॉर द डोलोमाइट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर ए और डी दोनों ही मेरे हिसाब से सही है। कमीशन ने इसका सही आंसर ए माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूज में था, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। दिसंबर 2020 में माउंट एवरेस्ट पे न्यूज आई थी कि इसके माउंट एवरेस्ट में कुछ और सेंटीमीटर ऐड कर दिए गए हैं और इसकी हाइट अब बढ़ चुकी है। तो क्वेश्चन यही था कि कितने सेंटीमीटर ऐड कर दिए गए हैं और माउंट एवरेस्ट की हाइट को रिवाइज किया गया है। ये क्वेश्चन वैसा था कि अगर आपने पढ़ा है तो आप करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अगर नहीं पढ़ा तो इस पे तुक्का मत मारिएगा, क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं लग सकता, ये डायरेक्टली फैक्ट है। तो देखेंगे, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 86 सेंटीमीटर ऐड कर दिए गए हैं और नई हाइट जो है वो बढ़ के अब कितनी हो चुकी है, 8848.86 मीटर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेक्स के ऊपर था, आपको बताना था एप्रोप्रिएट मैच करना था लेक्स के साथ। ये क्वेश्चन टफ है, इसको हम टफ कंसिडर करेंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन, ऊपर से वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। और देखिए रिवर्स का होता तो भी चलता, लेक्स पूछी गई और ऐसा नहीं है कि फेमस लेक्स पूछी गई जो कि यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे आती हैं, जिनको हर कोई प्रिपेयर करता है। ये स्पेसिफिक यूएस के अंदर की लेक्स पूछी गई जिनको कोई तैयार नहीं करता, मतलब ज्यादातर हम लोग इसे नहीं पढ़ते हैं। इसका आंसर आयोग ने जो माना है वो ऑप्शन नंबर सी माना है, ठीक है। तो ये फैक्ट बेस्ड था, डायरेक्टली मैप से लेके क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका आंसर कमीशन के द्वारा सी दिया गया है। इसमें भी यही एप्लीकेशन थी कि अगर आपको आता है आप तभी कर सकते थे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि ऐसी लेक्स के जो नाम हैं वो हमने नहीं सुने होते हैं। ग्रेट स्लेव आपने यूएसए में सुनी होगी, लेकिन फिर भी अगर आप देखें ग्रेट स्लेव को अगर आप मार्क भी कर देते हैं सही, तब भी आपके पास ए और सी दो ऑप्शन आते थे। तो आपको एक्यूरेट जो है वो कुछ चीजें इसमें कुछ और लेक्स पता होनी चाहिए थी, तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऑप्टिमल कंडीशन आपको एक पर्टिकुलर क्रॉप की दी गई थी और पूछा गया था ये क्रॉप कौन सी है। कंडीशन में ये बताया गया था कि इस क्रॉप के लिए आपको कूल से वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है, सॉइल रिच होनी चाहिए, पेस्ट और डिसीज जो है वो कम होनी चाहिए। फिर ये भी कहा गया कि अगर टेम्परेचर मॉडरेट से ऊपर चला जाता है तो ये फ्रूट जो है वो जल्दी राइप होना शुरू हो जाता है और अर्ली राइपनिंग की वजह से इसकी जो हार्वेस्ट क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। पूछा गया है कौन सी क्रॉप प्रेफर की गई है, इसका करेक्ट आंसर है आलमंड। देखिए कॉफी के लिए भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि कॉफी भी मोस्ट एप्रोप्रिएट हो सकता है, तो कॉफी हो सकता है, लेकिन क्योंकि कुछ एड कंडीशन डाली गई हैं जैसे कि पेस्ट और डिसीज सबसे ज्यादा कम होनी चाहिए, सॉइल बिल्कुल रिच होनी चाहिए, कूल से वार्म की बात की गई है, ठीक है, इतना ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए। ये सारी कंडीशन जब आप ज्वाइंटली डालते हैं तो उसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका आलमंड निकल के आता है। तो इसका करेक्ट आंसर कमीशन के द्वारा भी आलमंड दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। आपका 20th क्वेश्चन, उसका करेक्ट आंसर आलमंड। आगे आता है 21st क्वेश्चन। ये आपका बेसिकली इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के ऊपर था, करंट अफेयर बेस ही क्वेश्चन है ये आपका। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट पे इसके बारे में डिटेल से बताया गया था कि ये नया फ्रेमवर्क जो है ये आपको एफिशिएंट, मतलब एंटरप्राइज को बहुत एफिशिएंट बनाने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया था उसका सही आंसर, आपके तीनों ही स्टेटमेंट जो थी वो बेसिकली सही थी। देखिए पहली स्टेटमेंट ये थी कि ये सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटली एक्सेसिबल बना देगा, इसीलिए एफिशिएंट हो जाएंगी आपकी वो सर्विसेज, सही पॉइंट है। सेकंड है कि एफिशिएंसी डिलीवरी सर्विस देगा, उसको बढ़ाएगा और लो से लेके हाई ऑर्डर तक प्रॉपर तरीके से डिलीवरी जो है सर्विसेज की वो एफिशिएंट मैनर में हो पाएगी। सारे लेवल्स को कनेक्ट करके इंटीग्रेटेड एक आपका आर्किटेक्चर बनाया गया है जो आपको अप लो से लेके अप लेवल तक इंटीग्रेटेड मैनर में एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करेगा। सेकंड पॉइंट भी सही है। थर्ड है कि ये आपकी सिक्योरिटी में और प्रिवेसी दोनों में एक बैलेंस बना के रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रिवेसी जो है वो ब्रीच हो जाएगी, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। इसको प्रिवेसी को भी बना के रखा जाएगा और आपका डाटा प्रॉपर्ली सिक्योर रहेगा अगर आप शेयर भी करते हैं तो। थर्ड पॉइंट भी बिल्कुल सही था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ये करंट अफेयर बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से था। ऑलरेडी स्टडी आईक्यू के चैनल पे आपको पॉलिटी की एक सीरीज मिल जाएगी जिसमें इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसके द्वारा पूरी कवर की गई है। अमित सर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी आईक्यू चैनल पे कवर किया है। अगर आपने ये लेक्चर्स देखे हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन इजी था, क्योंकि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने डिफरेंट कमेटीज के बारे में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताया है। देखिए यहाँ ये पूछा गया कि स्टेट्स कमेटी जो है, जो जिसका पर्पस था डिफरेंट स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करना, ये कमेटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किनके द्वारा हेड की गई थी। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जब भी आप पढ़ते हैं ना पॉलिटी, तो ये पॉइंट पे आपको ध्यान देना होता है। दो कमेटी थी पर्टिकुलरली। देखिए हमें पता है सरदार पटेल जी ने ही सारी स्टेट्स के साथ आफ्टर इंडिपेंडेंट जाके नेगोशिएशन शुरू किया था, लेकिन जो नेगोशिएटिंग विद स्टेट की कमेटी थी, स्टेट्स कमेटी, इसके हेड आपके सरदार पटेल नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। सरदार पटेल जिस कमेटी के हेड थे पर्टिकुलरली, आपको नाम ध्यान रखना है, उस कमेटी का नाम था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंस के नाम से अगर कमेटी आती है तो वो सरदार पटेल जी के अंडर थी।
अगर स्टेट्स कमेटी आती है तो वो आपकी जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर है। अब देखिए पीआईएल का टॉपिक हो सकता है आपने अपने स्टैटिक पोर्शन से बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया हो। अगर आपने नहीं किया तो हम इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं पढ़ते तो हम कॉमन सेंस लगा देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में रेगुलरली पीआईएल फाइल होता रहता है, आर्टिकल आता रहता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती रहती हैं। जैसे देखिए दिसंबर आपकी अक्टूबर में भी आई थी, 1 अक्टूबर को भी एक आया था आधार के रिगार्डिंग पीआईएल का एक आर्टिकल, ठीक है। तो उससे पता लगता रहता है कि पीआईएल एक्चुअल में है क्या, कब शुरू हुआ, क्योंकि हर आर्टिकल जो भी न्यूज़पेपर में कवर होता है एक ब्रीफ सी हिस्ट्री स्टार्टिंग में बताई होती है कि शुरू कब हुआ था, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो यूके में ओरिजिनेट हुआ था। ये गलत पॉइंट है क्योंकि ये यूएसए में शुरू हुआ था। और अगर आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर में कभी एक बार पढ़ा हो तो आपको ये स्ट्राइक कर जाएगा पॉइंट। आप फर्स्ट पॉइंट हटा दीजिए अगर आपको पता है। फर्स्ट पॉइंट हटाते ही आप 50-50 ऑप्शन पे पहुंचेंगे क्योंकि ए और डी आपके आंसर नहीं हो सकते। फिर रह गया सी और डी, ठीक है। अब सी डी में आप बाकियों पे अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप सीधा देखिए 2, 3, 4 दोनों में कॉमन है 2, 3, 4। आप फिफ्थ ऑप्शन देखिए सही है कि नहीं। अगर फिफ्थ सही होगा तो सी आंसर होगा, अगर फिफ्थ गलत हो जाएगा तो बी आंसर होगा। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि पीआईएल जो है उसको एब्सोल्युटली नेसेसरी कहा गया है अगर आप फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करना चाहते हैं, यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको अगर आप रियलिस्टिक मैनर में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो पीआईएल एक कंडीशन है जो होनी चाहिए। और ये रूल ऑफ लॉ को भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। पीआईएल बेसिकली किनके लिए है, हम सबको पता है कि अगर आपके एरिया में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसे लीगल जो इम्प्लीकेशंस हैं, लीगल उसके पास जो अवेलेबिलिटी है उसे नहीं अगर पता, तो आप उसके रेफरेंस में पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। यानी कि आप उसके बिहाफ पे कोर्ट जा सकते हैं और उसके लिए राइट्स की मांग कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अगर आप किसी के लिए राइट बोल पा रहे हैं, किसी के लिए राइट की मांग कर पा रहे हैं, अगर उस बंदे को कुछ नहीं पता तो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, राइट। इससे क्या हो रहा है, आप रूल ऑफ लॉ को इंश्योर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके और अपने दोनों के अपहेल्ड कर रहे हैं। तो फिफ्थ पॉइंट जो है वो एकदम कॉमन सेंस से अप्लाई की हुई स्टेटमेंट है। फिफ्थ पॉइंट इज राइट। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये आपका एक्ट भी ऐसा एक्ट है जैसे पीआईएल है ना, रेगुलरली न्यूज में रहने वाला, ये एक्ट भी रेगुलरली न्यूज में रहता है क्योंकि जब भी कोई इंडस्ट्री आती है किसी एरिया में, जंगल काटने की बात शुरू होती है तो ये एक्ट दोबारा से न्यूज में आ जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप 2 मार्च को इसके ऊपर आर्टिकल आया था द हिंदू में, बहुत बड़ा। तो करंट अफेयर का भी पार्ट बोल सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि ये सिर्फ करंट अफेयर का पार्ट है। अगर आपको पीआईएल या फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट फ्रीक्वेंटली न्यूज में देखने को मिल रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इन दोनों को स्टैटिक पोर्शन में प्रिपेयर करके रखिए। चाहे किसी बुक में आपको मिले चाहे नहीं मिले, आप अपने नोट्स बना के रखिए क्योंकि ये अगर रेगुलरली आ रहे हैं ना न्यूज में तो आपको इनका हर हिस्ट्री का डाटा पता होना चाहिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान ये रखेंगे, नॉट करेक्ट पूछा गया है। बहुत सारे लोग गलत कर देंगे करेक्ट देख के, पहले अच्छे से पढ़ेंगे। नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो कहती है वो ये है कि ये इंडिविजुअल राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता और आपको सेल्फ कल्टीवेशन का राइट नहीं देता, इसको छोड़ दीजिए अभी। सेकंड कहता है कि ये कम्युनिटी राइट को रिकॉग्नाइज करता है, अगर आप किसी एरिया में रहते हैं जंगल में तो वहां आप ग्रेजिंग और फिशिंग कर सकते हैं। फॉरेस्ट राइट, देखिए जंगल में रहने वाले लोगों के लिए ये राइट है, तो वहां वो रह रहे हैं तो मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि जीव जंतुओं के साथ रहते हैं, काफी लोगों के पास गाय बकरियां होती हैं, तो ग्रेजिंग का राइट तो उनको होना ही चाहिए ना। ये हम कॉमन सेंस से स्टेटमेंट को सही मान लेते हैं। मैं मान रही हूँ मेरी सेकंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब सेकंड अगर सही है तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो ना तो ये ऑप्शन आएगा ना ये, आप ए और सी को हटा दीजिए क्योंकि सेकंड तो सही है, नॉट करेक्ट हो नहीं सकती। अब आपके पास केवल 2 ही बचे, ठीक है। थर्ड कहता है, थर्ड के पास हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, अब आपको सिर्फ 4 और 1 में से चूज करना है। फर्स्ट हम देख चुके हैं, फोर्थ पे चले जाते हैं। फोर्थ कहता है कि ये ट्राइबल पॉपुलेशन को बचाता है अगर उनको एविक्ट किया जा रहा है, यानी कि उनके एरिया से उन्हें जबरदस्ती हटाया जा रहा है और हटाने के बाद ना तो उन्हें सेटलमेंट के लिए कोई जगह दी जा रही है, ना उन्हें रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, यानी कि ना उन्हें दूसरी जगह पे बसाया जा रहा है। ये उनके उस राइट को भी प्रोटेक्ट करता है। तो अब आप थोड़ा सा चीजों को समझेंगे, सोचेंगे एकदम कॉमन सेंस के साथ। फोर्थ स्टेटमेंट ये बता रहा है कि ये ट्राइबल को प्रोटेक्ट करता है
इलीगल एविक्शन से या फिर एविक्शन विदाउट रिहेबिलिटेशन से। फर्स्ट कह रहा था कि ये आपको कोई राइट नहीं देता किसी इंडिविजुअल को कि आप सेल्फ कल्टीवेशन कर पाए। अब देखिए जंगल में जो लोग रहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है अगर उनको फॉरेस्ट राइट दिए गए हैं तो उनको वहां ये राइट ही ना मिला हो कि वहां वो कुछ कल्टीवेट नहीं कर सकते? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि उन्हें सेल्फ कल्टीवेशन का राइट ही ना दिया गया हो सकता है जंगल में रहने वाले लोग शहरों में आके अपना सब्जी पानी नहीं खरीदेंगे, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है ना। पैसा छोड़िए, वो जंगल में रहते हैं और उन्हीं के आसपास के एरिया में वो बसते हैं, तो वो वहां से बाहर आके सामान क्यों खरीदेंगे? तो हो सकता है ना कि ये स्टेटमेंट ज्यादा गलत हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये गलत है, क्योंकि सेल्फ कल्टीवेशन का राइट तो होगा ही, तभी जंगल में रहने वाले लोग जो हैं वो खुद खेती करके अपना पेट पाल सकते हैं और सस्टेनेबल फार्मिंग कर सकते हैं, यानी कि अपने लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग करना, तो ये उनके पास राइट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट का चांस ज्यादा है गलत होने का, क्योंकि यहाँ ये कहा गया है कि उनके पास सेल्फ कल्टीवेशन का राइट नहीं होता। फोर्थ आपकी सही है, क्योंकि यहाँ ये कहा गया है कि ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन दिया गया है कि उन्हें कोई भी बिना उनको बताए, उन्हें बिना रिहेबिलिटेशन की जगह हुआ बताए, उनको वहां से उनकी जगह से हटाया नहीं जा सकता। फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट का मतलब ही ये है कि आप उनकी जंगल में होने वाली हर चीज को, हर एक्टिविटी को प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और आप उन्हें जबरदस्ती वहां से नहीं हटा सकते। पहले एक जगह बताएंगे कि यहाँ आपको भेजा जाएगा, यहाँ रिहेबिलिटेशन होगा, फिर आप उन्हें हटा सकते हैं। तो आपका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, तो डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से कर सकते थे। ऑप्शन 2 जो है कॉमन सेंस से अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो सही था, ए और सी आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर बी और डी बचे। 50-50 चांस में अगर आप चांस लेंगे मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो है इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उससे था, क्या बोलते हैं, इंडियन पॉलिटी से, स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन था, पंचायती राज के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन था। अब देखिए इस क्वेश्चन में हो सकता है आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा हो, तो ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा टफ मान सकते हैं, ठीक है। अगर आर्टिकल, देखिए क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। 243 सपोज कीजिए आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, अब ऐसे क्वेश्चन एकदम से आपके सामने आ गया तो आप एग्जाम हॉल में बैठ के डर जाएंगे कि यार मैंने तो ये पढ़ा नहीं, तो छोड़ो, ऐसे नहीं करना। अभी आपको मैं बताऊंगी कि ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा था ना, इसमें एक स्टेटमेंट ऐसी थी जिसके लिए आपको आर्टिकल याद रखना ही नहीं था। अब मैं आपको बताती हूँ वो क्या थी। सबसे पहले तो आपको देखना है क्या पूछा है, आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आप सीधा सीधा समझिए कि आपने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा है। आपका थर्ड ऑप्शन आप पढ़िए यहाँ पे बैठ के। थर्ड ऑप्शन में ये कहा गया है कि इस आर्टिकल में ये चीज लिखी गई है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर में से पंचायत को कितनी ग्रांटिंग एड दी जाएगी, ये इस आर्टिकल में मेंशन है। आप एक चीज बताइए, पूरी पॉलिटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपने ये पढ़ा है कि सेंटर का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है वो सीधा सीधा पंचायत को पैसा देता है? नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हमें यहाँ तक पता है वो यही है कि कंसोलिडेटेड फंड जो स्टेट का होता है वो पंचायत या नगर पालिका को पैसा देता है, म्यूनिसिपैलिटीज को, तो सेंटर से तो कोई लेना देना ही नहीं है। आप थर्ड पॉइंट हटा दीजिए, ये गलत था। अब आपको ये क्वेश्चन अगर नहीं भी आता था ना, तो आप इसके आंसर पे बैठे हुए थे आराम से, अगर आप समझ जाते कि, अगर आप डरते नहीं इस क्वेश्चन को देख के। देखिए आर्टिकल नहीं पढ़ा, इसको छोड़ दीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते टाइम आपको जो आता है बस अप्लाई कीजिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आराम से पढ़िए, सेकंड पढ़िए, एक स्टेटमेंट ऐसी पक्का आएगी जो आपको आती होगी। अब मेरे को सपोज करो मेरे को थर्ड आती है, कि थर्ड में मुझे पता लग गया ये गलत है, क्योंकि सेंटर के पास ऐसा कुछ नहीं होता कि वो पंचायत को जाके ग्रांटिंग एड दे सके। ग्रांटिंग एड की जो फैसिलिटी है वो स्टेट के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन हटाइए, थर्ड जहां, यहां से भी हटा दिया, यहां से भी हटा दिया। अब आपके पास बचा ए और डी। डी तो दोनों में ही सही है, मतलब टू तो सॉरी दोनों में ही आ रहा है ना, सेकंड ऑप्शन दोनों में ही है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है। आपको देखना केवल अब फर्स्ट को है। फर्स्ट में देखिए लिखा गया है कि इस आर्टिकल के तहत ये बताया गया है कि पंचायत जो है वो कुछ टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, ये सब फीस जो है वो लगा सकती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ लिमिट होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर लिमिट के तहत ही वो फीस जो है वो, मतलब अथॉरिटी जो है वो उनको दी गई है। अब आपको सपोज कीजिए ये स्टेटमेंट नहीं समझ आई कि पता नहीं ये चीज है भी कि नहीं इस आर्टिकल में। सेकंड देखिए, सेकंड में ये लिखा गया है कि पंचायत को टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल, फीस, ये सब स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करके देती है, फिर पंचायत उसी टैक्सेस, फीस, उसी सारे पैसे को यूज करती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये पैसा दिया जाता है उस पर कुछ कंडीशंस और लिमिट्स होती हैं।
अब देखिए दोनों स्टेटमेंट चाहे 1 है चाहे 2 है, इन दोनों में इंटरकनेक्शन क्या है, दोनों में टैक्स की बात की गई है। पहली में ये कहा गया है कि पंचायत खुद भी टैक्सेस लगा सकती है कुछ कंडीशन के साथ। सेकंड में ये कहा गया है कि पंचायत को टैक्स मिलता भी है कलेक्ट होके स्टेट गवर्नमेंट से। दोनों में एक फीस की एक अमाउंट की बात हो रही है। तो आर्टिकल अगर होगा तो किसी कॉमन चीज के ऊपर ही होगा, यानी कि ये आर्टिकल आपका फंडिंग के ऊपर है, पंचायत की फंडिंग कैसे की जाए उसके ऊपर है। अब आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 1 और 2 बन जाएगा। कैसे? क्योंकि दोनों में ही टैक्सेस अमाउंट फंडिंग की बात हो रही है। एक में ये बोला गया है कि पंचायत के पास वो राइट है कि वो खुद भी लगा सकती है, दूसरी में कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देती है कलेक्ट करके। तो देखिए ये दोनों ही चीजें आर्टिकल में बताई गई होंगी अगर आपको नहीं भी आता। क्यों? क्योंकि टैक्सेस ऐसा तो नहीं है ना कि सारा पैसा स्टेट ही देती होगी, सिर्फ यही स्टेटमेंट सही है। अगर सारा पैसा पंचायत को स्टेट ही देती है, पंचायत सर्वाइव कैसे करेगी? तो ये सिर्फ सही हो ये नहीं हो सकता। पंचायत के पास कुछ लिमिटेशन राइट भी होंगे कि वो खुद भी कलेक्शन ले सकती है, फीस लगा सकती है, कुछ लगा सकती है। अगर आप गांव के एरिया में रहते हो तो आप जानते होंगे कि पंचायत खुद भी लगाती है, कोई फीस लगाती है, कलेक्शन करती है, अमाउंट का टैक्सेस लगाती है। तो इसका मतलब फर्स्ट भी ऑब्वियसली सही हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन जो हैं वो डन हैं। जो डाउट वाले क्वेश्चन थे जिनमें कि 2 आंसर का चांस है, उनका भी मैंने आपको एक स्कोप, एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ लगता है कि नहीं यहाँ पे ये होना चाहिए, तो हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको कोई क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।